Welcome everyone. We are reading Electoral Politics for class 9th और हम लोग टॉपिक पे आए थे 3.3 पे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक और उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं हम फर्दर रीड कर रहे थे कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरह का है, इंडिपेंडेंट है और उसका इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है वो हमने रीड कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था पॉपुलर पार्टिसिपेशन इंडिया में लोग जो हैं बहुत बड़ी संख्या में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली जो लोअर कास्ट के लोग हैं या जो पुअर पीपल हैं या इलिटरेट पीपल हैं, वो उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन को करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेप्टेंस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही वो अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करता है कि पूरा प्रोसेस किस तरह से चलेगा। पूरा जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है, चाहे वो नॉमिनेशन से लेकर पोलिंग बूथ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हों, उसके बाद जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो हो, उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो भी हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी आउटकम्स निकाले हैं, जो भी रिज़ल्ट्स निकाले हैं, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स रीड दिस टॉपिक, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। One final test of free and fairness of election has in the outcome itself. जैसे ही किसी इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है तो हमें मालूम चल जाता है कि ये फ्री एंड फेयर हुआ है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स की नज़र सभी चीज़ों पर होती है। चुनाव के दौरान जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं या किसी पोलिंग बूथ पर चुनाव जो है वो ईमानदारी से चल रहा है या नहीं, स्मूथली चल रहा है या नहीं, ये सब वोटर को पता रहता है। तो one final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. If the elections are not free and fair, the outcome always favors the powerful. अगर फ्री एंड फेयर नहीं रहा है इलेक्शन तो डेफिनेटली जो पावरफुल था, जो शक्तिशाली पार्टी थी, उसी के फेवर में जो रिजल्ट हैं वो जाएंगे। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस यूजुअली। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर फ्री एंड फेयर ना हो तो होगा क्या, जो रूलिंग पार्टी है वो कभी भी इलेक्शन नहीं हारेगी। लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिग्ड इलेक्शन। और ऐसे इलेक्शन को कभी भी दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। जितना भी आउटकम है इंडिया के इलेक्शंस का वो अपने आप में बोलता है। क्या कहता है वो? फर्स्ट पॉइंट है, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। जो मोस्टली ये देखा गया है कि रूलिंग पार्टी जो है हर बार वो सेम पार्टी नहीं जीतती, चाहे वो स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, तो वो एक प्लान के बाद हार जाती है या दो प्लान्स के बाद हार जाती है और नई पार्टी सरकार बनाती है। इनफैक्ट एवरी 2 ऑफ द 3 इलेक्शंस हेल्ड in the last 25 years the ruling party lost। तो ऐसा देखा गया है कहीं ना कहीं कि पिछले 25 सालों की अगर बात करें तो पिछले 25 सालों में रूलिंग पार्टी 2 या 3 इलेक्शंस के बाद हार जाती है। इन द यूएस एंड इनक्यूमेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेज एन इलेक्शन। लेकिन यूएस में इससे ऑपोजिट है। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि पहले से उसको पोस्ट मिली हुई है, तो वो रेयरली ही हारता है इलेक्शन। इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लूजेज इलेक्शन। लेकिन इंडिया में जो एमपी और एमएलएज बैठे हुए हैं, जो मौके पे मौजूद एमएलए और एमपीज होते हैं, वो हमेशा हारते हैं। क्यों? क्योंकि जनता की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पर वो खरे नहीं उतर पाते और जनता चेंज चाहती है। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminals connection often lose the election। कैंडिडेट जिन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए होते हैं या फिर जिनके कहीं ना कहीं क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, ऐसे कैंडिडेट भी अक्सर चुनाव हारते देखे गए हैं। उसके बाद है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब ये तो बात थी कि किस तरह के कैंडिडेट्स जो हैं इंडिया में चुनाव हारते हैं या फ्री एंड फेयर है या नहीं है।
तो हम कह सकते हैं कि जो भी रिज़ल्ट का आउटकम रहता है इंडिया में, ज़्यादातर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आते हैं चैलेंजेस। क्या क्या मुश्किलें आती हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में, तो देखते हैं। ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन। तो ये सब बातें जो हमने पढ़ी हैं ऊपर, उसे कंक्लूजन पे आते हैं। इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। हम कह सकते हैं कि जो चुनाव है हमारे भारत में, लकीली वो क्या है, फ्री एंड फेयर हैं। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चोजन इट ओवर इट्स राइवल्स। जो भी पार्टी सरकार बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि वो जीती है अपने राइवल से, अपने जितने भी दूसरे पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शंस में, उन पार्टी से उसने विन किया है। दैट इज़ वाई द पार्टी इज़ एबल टू मेक देयर गवर्नमेंट। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। हम कह सकते हैं कि पूरे देश में इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बिल्कुल फेयर हुआ होगा ये नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो आउटकम आता है वो फ्री एंड फेयर होता है। A few candidates may be purely on the basis of money, power and unfair means, but the overall verdict of a general election still reflects popular preferences. There are very few expectations to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, पिछले 60 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 60 सालों के रूल में हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, क्योंकि अनफेयर मीन से चाहे 1 या 2 सीट वो कैंडिडेट या वो पार्टी जीत भी जाए, बट वो सभी सीट्स पे मेजॉरिटी पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं दैट देयर इज़ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन इंडिया। Yet the picture looks different if we ask deeper question. लेकिन अगर हम और डीपली जाते हैं तो क्या होता है, आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। तो कहीं ना कहीं भारत की जो जनता है उसको रियल नॉलेज नहीं है कि हमने अपने लिए कैसा पार्टिसिपेशन चाहिए हमें, या कैसा रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए रूल करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक वोटर के माइंड में क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज नहीं है। आर द वोटर्स गेटिंग रियल चॉइस? इज़ इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? कि क्या इलेक्शन सभी की समझ में आने वाली बात है? तो नहीं। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीज़न होप टू विन इलेक्शन? क्या एक आम सिटीज़न अगर खड़ा हो जाए इलेक्शंस में, हम कह रहे हैं फ्री एंड फेयर है, तो क्या वो जीत पाएगा? तो बहुत मुश्किल है। अब ये कार्टून में भी लिखा हुआ है कि ये कहने की ज़रूरत ही क्या थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पार्टी में जिन लोगों की पहुंच होती है या जो लोग पावर में हैं उन्हीं को ही टिकट दिया जाता है। तो लोगों के पास चॉइस ही कहाँ बचती है? लोगों के पास ऑब्वियसली कैंडिडेट ही वहीं आएंगे, और वहीं आएंगे तो उनको वोट भी उन्हीं को डालना पड़ेगा जो पार्टी में पावर में है। उसके बाद है क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस टू आवर अटेंशन। तो ये जो है सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे चेंज किया जाए कि पार्टी में जो टिकट है वो फेयर तरीके से दिया जाए, यानी आम सिटीजन्स को भी चांस दिया जाए कि वो रिप्रेजेंटेटिव बन पाए। उसके बाद है कैंडिडेट एंड द पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over the smaller parties and independents. तो जो कैंडिडेट होते हैं छोटी छोटी पार्टीज से, वो अपनी विक्ट्रीज़ को लेकर श्योर नहीं होती, लेकिन उनके पास बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं, जबकि जो स्मॉल पार्टी के लोग होते हैं ना तो वो उतना खर्चा कर पाते हैं और ना उनके पास इतनी सारी एडवांटेजेस होती हैं। उसके बाद सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम अ मेजर पार्टीज़। तो जो क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं जिनके, वो डरा के धमका के ज़बरदस्ती टिकट ले लेते हैं और नॉमिनेट हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद है
सम फैमिली टेंड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल पार्टी। कुछ पार्टीज़ में देखा गया है कि पूरी फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स में है। पूरी फैमिली जो है, फादर मदर आगे सन, तो पूरी फैमिली जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पॉलिटिक्स से, तो वो ऑब्वियसली अपनी फैमिली को चांस ज़्यादा देंगे। तो ये भी गलत है कि कोई भी परिवारवाद नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी में, ताकि सभी लोगों को मौका मिल पाए। उसके बाद है वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in the policies and practices। तो कई बार क्या होता है कि दो पार्टीज़ सिमिलर पॉलिसीज़ पर चलती हैं, तो आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि इसको वोट किसको करना है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ मुझे इसकी भी ज़रूरत है, ये पार्टी जो कह रही है, और मुझे दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है जो वो पार्टी वायदे कर रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं वोटर की जो चॉइस होती है वो कंफ्यूज हो जाता है उसमें। उसके बाद है स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर्ड टू अ बिगर पार्टीज़। जो छोटी पार्टीज़ होती हैं उन्हें बहुत सारा डिसएडवांटेज भुगतना पड़ता है बजाय कि बड़ी पार्टीज़ के। दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy। तो सर भारत में ये सिचुएशन नहीं है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े डेमोक्रेटिक देशों में ऐसी ही सिचुएशन है। दैट इज़ वाई citizens, social activists and organizations have been demanding a reform in our electoral system। Can you think of some reforms? What can an ordinary citizens do to face these challenges? तो हम काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए आगे जो भी रिफॉर्म्स करना चाहती हैं, कुछ ना कुछ सुधार करना चाहती हैं हमारे इलेक्शन कमीशन में। वो सुधार क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। उसके बाद आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है, यहीं ख़त्म होता है। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा कि चैप्टर कैसा है या किस के बारे में है, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।